नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बढ़ चुकी है और इस रणभेरी में कई दिग्गज हैं जो चुनाव मैदान में हैं। इसी कड़ी में आज हम छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव में तमाम ऐसे चेहरे हैं जो इस वक्त आमने सामने हैं। वो कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जाने पहचाने दो चेहरे, विकास उपाध्याय जो पिछले 2018 में चुनाव हुए तो विधायक बने, उन्होंने बतौर विधायक अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज की, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव हार गए। उन्हीं के सामने खड़े हैं ब्रजमोहन अग्रवाल जो लंबे समय से विधायक हैं और अभी वर्तमान में प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। दिल्ली के नेतृत्व ने उनको रायपुर से लोकसभा का टिकट दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार कटाक्ष भी कर रही है। उनके सामने विकास उपाध्याय युवा हैं, ऊर्जावान हैं, हमेशा प्रदेश से लेकर और राष्ट्रीय राजनीति तक वो अपनी पहचान देते रहे हैं। कई सारे राज्यों में वो प्रभारी भी रहे हैं और यूथ कांग्रेस के समय उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। विकास उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार मनु जी। विकास, अगर हम बात करें इस लोकसभा चुनाव की, तो इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों के जरिए इस बार जनता पे भरोसा जताने की कोशिश करेगी, जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश करेगी, तब जब ताजा कांग्रेस विधानसभा चुनाव हारी है? कैसे भरोसा जीतेंगे जनता का? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझको इस डिबेट के लिए आपने मुझको यहाँ पर बुलाया, इस शो के लिए बुलाया। देखिए, लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर भी डिपेंड करते हैं और मैं समझता हूँ 9 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल की थी तब बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े सपने इस देश की जनता को दिखाया था और मैं समझता हूँ कि वो सपने अब चूर हो गए, जनता परेशान हो गई और आने वाले समय में जरूर इसके परिणाम भी इसके अपोजिट होंगे। आपने विधानसभा चुनाव के बारे में कहा, विधानसभा चुनाव में विधानसभा के चुनाव परिणाम हमारे फेवर में नहीं आए। छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं आए, लेकिन हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में हमारी सरकार है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता, किसानों के साथ धोखा, कहीं ना कहीं पूरे देश को अस्त व्यस्त करने का काम, ईडी, सीबीआई के छापे, लोगों को बेबुनियादी आरोप में फंसाना और फिर प्रेशर डेवलप करके अपने राजनीतिक दल में शामिल कराना, साथ ही साथ भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार को अलग मोड़ में ले जाने का काम किया। इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर बात करें, चुनावी चंदे बॉन्ड की बात करें, तो उसमें भी एक बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी का सामने निकल कर आ रहा है। मैं समझता हूँ इतना काफी है। जहाँ किसान परेशान, मजदूर परेशान, महिला बहनें परेशान, युवा परेशान, एक आम आदमी परेशान, तो सरकार एक परिवार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं, पूरी सरकार एक परिवार के रूप में होती है, लेकिन जनता ही जब परेशान है तो क्या मतलब? एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा कि भ्रष्टाचार, आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि तमाम जांच एजेंसियां कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्टाचार में फंसाने में लगी हुई हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी एफआईआर में दर्ज कर दिया गया है। अब आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि बीजेपी जो भ्रष्टाचार उठाती है, भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाती है तो जनता भरोसा कर लेती है, और आप जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई की बात करते हैं, आप जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं, वो जनता यकीन नहीं करती है, वो मानती नहीं। यानी कि उनके भ्रष्टाचार की बात को तो वो मानती है, आपकी बात को नहीं मानती है। और जनता को जो कन्विंस कर ले, जनता में जो भरोसा जता दे, वही नेता। देखिए, जो बात आपने कहा मैं इसको नहीं मानता, इसीलिए कि एक पिक्चर, एक सिनेरियो भारतीय जनता पार्टी, चाहे मैं मीडिया की बात करूं, चाहे उन जगहों से, सोशल मीडिया की बात करूं, उन जगहों से जहां खबरें फैलती है, या तो कुछ चीजों पर बंदिश उन लोगों ने करा दी, वो दिखवाना वही चाहते हैं
जो उनके फेवर में हो। और जैसे आपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर प्रकरण की बात कही, मैंने पहले भी इस बात को कहा है एक जगह कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इन 5 साल की सरकार जिसमें भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो काम किए मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता भली भांति उसको जानती है। और एक ऐसा किसान पुत्र का नेता जो विधायक से लेके मुख्यमंत्री तक एक सफर तय करता है, और पूरे देश में जहां अलग अलग प्रांतों में चुनाव होते हैं वहां पर जाकर अपनी काबिलियत को साबित करने में सफल हो जाता है। छत्तीसगढ़ के इस नेता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के विषय में देश के 2 बड़े नेताओं को सोचना पड़ गया कि आखिर इनका काट कैसे निकाला जाए। तो अलग अलग तरीके से तो राजनीतिक उनका टूल है, राजनीतिक हथकंडे हैं जिसको इस प्रकार के FIR के माध्यम से उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, उनकी छवि को खराब करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं पहले भी प्रकरण दर्ज हुए, कई नेताओं पे प्रकरण दर्ज हुए, प्रकरण चल रहे हैं। जो नेता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मान के उनके साथ शामिल हो जाते हैं, उनके प्रकरणों का पता नहीं चलता। और जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का साहस करते हैं, जो हिम्मत दिखाते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो उनकी गलत नीतियों के बारे में खड़े होकर तटस्थ होकर बात करते हैं, वो उनके खिलाफ इस प्रकार के हथकंडों को अपनाने का काम करते हैं। विकास भाई, आप ये कह रहे हो कि बीजेपी सत्ता में है, आप ये कह रहे हो कि बीजेपी सत्ता में है तो सत्ता में बैठ के वो सत्ता की चीजों का उपयोग कर रही है, आपका ये मानना है ना, और इसलिए वो चुनाव जीतती जा रही है। बदले की राजनीति, बदले की राजनीति नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि बीजेपी सत्ता में है और सत्ता में बैठ के वो तमाम सत्ता से जुड़ी हुई चीजों का, एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और वो चुनाव जीत जा रही है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। छत्तीसगढ़ की सत्ता में आप, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की सत्ता आपके इशारे पर नाचती थी, बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी नाचती थी। क्या कारण था कि आप छत्तीसगढ़ से बाहर हो गए? ED के छापे किसने पड़वाए? कौन लगातार पिछले 2 साल से जब हमारी सत्ता थी, उन 2 सालों में किस प्रकार से पूरी सरकार को और सरकार से जुड़े लोगों को परेशान किया गया? देखिए, प्रेशर तो डेवलप करती है विकास भाई। इसी देश में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो जेल में बंद रहे, चाहे वो आंदोलन के कारण रहे हों, चाहे वो आपराधिक आरोपों के कारण रहे हों, चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण में रहे हो, और वो लोग जेल से चुनाव जीत गए। यानी कि जनता का भरोसा उनके ऊपर था। आपका यह कहना है कि केंद्र की जांच एजेंसियों ने कुछ कार्रवाई की, छापेमारी की, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन जनता ने तो यकीन कर लिया, जनता ने तो भरोसा कर लिया। इसका मतलब आप जनता के बीच भरोसा नहीं जता पाए, आप जनता के बीच जाकर यह भरोसा नहीं जता पाए, ये कह नहीं पाए कि देखिए ये केंद्र की एजेंसियां ये गलत आरोप लगा रही हैं, गलत भ्रष्टाचार की कहानी गढ़ रही हैं, हम पाक साफ हैं, आप हमको वोट दो, हम आपके हैं। गलती आपसे हुई, आप जनता को महसूस नहीं कर रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम सफल नहीं हो पाए, हम अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, वो बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी झूठ की पिक्चर में, अपनी झूठ की प्लानिंग को जनता के बीच में साबित कर दिया और उससे वो चुनाव जीत रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, छत्तीसगढ़ एक नया मामला नहीं है कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर में FIR हो रही है, या उनको किस प्रकार से अभी चुनाव वो लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां की क्या परिस्थितियां किसी से छुपी नहीं है। ये तो अलग अन्य प्रांतों की भी अगर आप बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करें, आप कर्नाटक की बात करें, ये तमाम अलग अलग प्रांतों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानने वाले जो नेता नहीं है, जो नेता ने भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होकर कड़ा विरोध किया, उनकी गलत नीतियों के सामने खड़े होकर लड़ाई लड़ी, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई तो वो कर रहे हैं। और आज जनता भी इन सभी चीजों को समझ चुकी है, जनता भी इन चीजों को जान चुकी है। जो नेता पहले आपके दल में नहीं थे, जो नेता आपकी विचारधारा को मानने वाले नहीं थे, उनके यहाँ भी ED का इनकम टैक्स का छापा पड़ता था, लेकिन जब आपके दल में शामिल हो जाते थे तो वॉशिंग मशीन, क्या कौन सी वॉशिंग मशीन की बात लोग कह रहे हैं, आज जनता इस बात को कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन रखी है। एक बात कहना चाहता हूं, होकर आ जाते हैं। इसी देश में चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी राजनीतिक पार्टी हो, वो आंदोलन से बनी है। इसी देश में तमाम जननेता रहे हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर आगे बढ़े। इसी देश में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ तमाम जननायक आगे आए, वो चुनाव जीते, इंदिरा गांधी को परास्त किया, बाद में इंदिरा गांधी जीत कर आई। मेरा ये कहने का मतलब है कि कांग्रेस से ऐसे नेता खत्म हो गए हैं जो इन आरोपों से या जांच एजेंसियों की कार्रवाई से डर कर भागने लगे हैं।
बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी सब छोड़ दिए, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरा जिनको आप फॉलो करते हैं, उनके भरोसे आगे बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी, वो अमेठी छोड़कर चले गए। अगर सोनिया गांधी राज्यसभा में रायबरेली से चढ़ी गई हैं, तो वहां से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है, किसी दूसरे को चुनाव लड़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसका मतलब आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता मान चुके हैं कि हम जीत नहीं पाएंगे, चाहे अमेठी हो या रायबरेली हो, वहां की जनता के मन में हम अपनी जगह खो चुके हैं। आप मानते हैं कांग्रेस कंफ्यूज है, आप मानते हैं कि कांग्रेस जमीन को नहीं पकड़ पा रही है, आप मानते हैं कि कांग्रेस में जो इस देश में जो जनमानस है, जनमानस की भावनाओं के अनुसार आप नहीं काम कर रहे हैं। क्योंकि राजीव गांधी की जितनी भी नीतियां उठाकर देख लीजिए, राजीव गांधी की जितनी भी नीतियां हैं, उन राजीव गांधी की नीतियों के अलग होकर राहुल गांधी चल रहे हैं, इसलिए फ्लॉप हो रहे हैं। आखिरकार राजनेता इस देश के जनमानस को, उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा हो नहीं रहा है। विकास जी, आप मानते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं भटकी हुई है, चाहे नेताओं के जरिए हो, चेहरे के जरिए हो, या नीति के जरिए हो, या नियत के जरिए हो? देखिए, यही गलतफहमी आपकी है कि कहीं चुनाव जीतने से, और लोकतंत्र में तो एक जीतेगा एक हारेगा। कभी यही समय था जब इंडिया शाइनिंग और फील गुड फैक्टर का नारा लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और एक सशक्त सरकार चला रहे थे। लोग कभी इस बात को सोचते भी नहीं थे कि यूपीए की सरकार बनेगी, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 10 साल यूपीए की सरकार रही। देखिए, समय की परिस्थिति, समय खराब हो सकता है, लेकिन मैं आपको इस बात को बता देना चाहता हूँ, ये गलतफहमियां आप में भी है और आप जनता में इस गलतफहमियों को डालने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस कांग्रेस की नींव, कांग्रेस का निर्माण, देश की आजादी, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई और सैकड़ों कांग्रेस के नेताओं का बलिदान से ये कांग्रेस पार्टी की नींव तैयार हुई है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैंने पहले भी कहा आपको, जिसमें साहस नहीं है, जिसमें हिम्मत नहीं है, वो हमारे दल को, हमारी विचारधारा को तोड़कर, उस विचारधारा को तोड़कर वो नेता गए हैं जिसमें उन लोगों ने शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष राजनीति उन लोगों ने उस कांग्रेस के दल में रहकर की और सीखी, अपना नाम कमाया, और पूरे अपने प्रदेश में या अपने देश में उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। लेकिन साहस नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए। और रही बात उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की, आप बात कर रहे हैं, अभी तो टिकट डिक्लेयर होना बाकी है, अभी आप थोड़ा इंतजार तो कीजिए। आप एकदम से इस बात को करेंगे, जो चीज अभी फैसला स्क्रीनिंग कमेटी सीईसी में होना है, वहां पर कौन चुनाव लड़ेगा उस पर बात होनी है। अभी टिकट रुकी है, आप इंतजार कीजिए, आपको पता चलेगा। अच्छा, उसके बाद पता चल जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए विकास भाई, क्योंकि हो सकता है कि कैमरे के सामने आप हों तो ना बोल पाएं, लेकिन तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं से मेरी बातचीत हो रही है, उम्मीदवारों से बातचीत हो रही है, किसी में उम्मीद नहीं है कि सरकार यूपीए की या महागठबंधन की बन जाएगी। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि साहब देखिए, इस वक्त देश का जनमानस कुछ और है, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि तमाम सारे राज्यों में कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ने को एक तरह से अपना खर्चा मान रहे हैं, हारा हुआ मान रहे हैं। वो उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। मैं किसी को हताश नहीं कर रहा, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। मैं ये मानता हूँ इस देश में मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, और विपक्ष जिस तरीके से कमज़ोर होता जा रहा है वो एक लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और लेकिन आपने अटल बिहारी वाजपेयी की बात की, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल के बाद चले गए। यहाँ तो तीसरी बार जो हवा दिख रही है वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में जा रही है, और नरेंद्र मोदी कह रहा है विपक्ष को कि गलतफहमी में मत रहना, आप 29 की बात कर रहे हो, मैं 47 की योजना बना के चल रहा हूं। देखिए, दूर का चश्मा पहनकर सब लोग उसमें दूर की चीजों को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री जी, बहुत प्रधानमंत्री तो अपने आप में बड़ा व्यक्तित्व है, उनके बारे में, या मैं एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूं, छोटी मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन आपको इस बात को मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी घमंड से लैस है, घमंड से घमंड भरपूर है उनके उसमें। इसलिए 400 सीट की बात, कौन से 400 सीट की बात करते हैं आप? साउथ में तो है नहीं,
आप वेस्ट बंगाल में है नहीं, बिहार में आपकी स्थिति सही है नहीं, आप किस 400 सीट की बात करते हैं? कौन सा 400 सीट, कितने सीट पर आप चुनाव लड़ा रहे हैं? आपका अलायंस पार्टी भी अगर 400 सीट पर अभी तक प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुआ तो मैंने क्या कहा, एक परसेप्शन बनाने का प्रयास, एक मानसिक दबाव और एक जो मनोरोगी होता है ना, बार बार वो अलग तरीके से प्रयास करता है अपनी बातों को समझाने का। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सभी नेता हैं 400 के पार, 400 के पार, अरे 400 तो अभी तक स्थितियां बनी नहीं, कहां से 400 पार हो जाएगा? नहीं, यहाँ 400 पार की तो आप बात ही मत कीजिए, हम तो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन रायपुर लोकसभा की बात करें तो आपके सामने ब्रजमोहन अग्रवाल है, लगातार वो जीतते आ रहे हैं, कई दशक उनको जीतते हुए हो गए, प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। इतने मजबूत नेता के सामने विकास उपाध्याय अपनी उपस्थिति कैसे देंगे? देखिए, चुनाव चुनौती है, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। हम ताकत से, हिम्मत से इस चुनाव को लड़ेंगे। मैं समझता हूं कि देखिए, ब्रजमोहन अग्रवाल जी भी इस रायपुर राजधानी से एक नेता बनकर गए हैं। मैं समझता हूं आने वाले समय में इस रायपुर राजधानी और इस लोकसभा से हमको भी एक साधारण परिवार से यहाँ की जनता ने प्यार दिया और विश्वास करके नेता बनाया है। जरूर हमारे सामने बड़ी चुनौती है, उस चुनौती का सामना करने के लिए तो कांग्रेस पार्टी ने हमको टिकट दिया है। उस एक सशक्त उम्मीदवार के सामने चुनाव लड़ना है और जीतना है, इसलिए तो कांग्रेस पार्टी ने विश्वास करके टिकट दिया। 39 लोगों की लिस्ट, 39 लोगों की पहली सूची जारी हुई थी और उस पहली सूची में विकास उपाध्याय का नाम है। मतलब मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को सारे समीकरण मालूम है, हमारी लीडरशिप को मालूम था कि यहाँ इतनी मजबूती से चुनाव लड़ना होगा और वो लड़ने वाला व्यक्ति विकास उपाध्याय हो सकता है, इसलिए पार्टी ने मुझको टिकट दिया। पार्टी ने आपको टिकट दे दिया और वैसे भी बहुत कम ऊर्जावान नेता कांग्रेस में बने हैं। निश्चित तौर पर आप ऊर्जावान हैं, आप डरे नहीं हैं, आप डटे हैं मैदान में, आप लड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई बहुत अच्छी होगी। आपने हमसे बातचीत की विकास उपाध्याय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मुद्दे की बात में ये थे रायपुर लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी विकास उपाध्याय। फिर हम आपसे मुलाकात होगी और बात करेंगे एक और शख्सियत से जो इस लोकसभा चुनाव 2024 में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।